नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संज्ञा प्रकरण से संबंधित है और जो अपने जो संस्कृत का कोई भी एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम में अनिवार्य रूप से आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। प्रश्न नंबर 1, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धि रादेच। अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वो है वृद्धि रादेच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27, माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है। माहेश्वर सूत्र जो होते हैं, जो अपने 14 सूत्र होते हैं, उनमें जो अंतिम वर्ण होता है उन वर्णों की संज्ञा क्या होती है? इत संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा या फिर पद संज्ञा? तो इसका सही ऑप्शन होगा इत संज्ञा। क्या होती है? इत संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 28। 28वां प्रश्न है, चखखनतु में द्वितीय खकार है। चखखनतु में द्वितीय खकार है। यम, अनुनासिक, उपदमानीय या फिर जिहामूलीय? तो इसमें है यम। इसका सही ऑप्शन है ए, यम। यम होगा। दोस्तों, यम वर्ण किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था। यम वर्ण प्रत्येक जो अपने वर्ग होते हैं, जो अपने 5 वर्ग हैं, उन 5 वर्गों के जो शुरू के जो 4 वर्ण होते हैं, जैसे मैंने क वर्ग लिया तो क वर्ग के शुरू के जो 4 वर्ण हैं, यानी कि क से लेकर के घ तक, ये जो 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों के बाद में किसी भी वर्ग का अगर 5वां वर्ण आ जाता है, किसी भी वर्ग का अगर 5वां वर्ण आ जाता है, तो इन 4 वर्गों में से कोई भी वर्ग जो 2 बार इसकी पुनरावृत्ति होती है, जैसे यहाँ पे ख है, यहाँ पे ख आया है अपने प्रश्न नंबर 28 के अंदर, तो ये ख की जो 2 बार आवृत्ति हुई है और इसके बाद में पंचम वर्ण है न, तो ये जो द्वितीय खकार है, ये द्वितीय खकार अपना यम वर्ण कहलाएगा। दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है अपने प्रश्न नंबर 29। प से पहले अर्ध विसर्ग कहलाता है, यानी कि प से पहले जो अर्ध विसर्ग होता है, यानी कि ये वाली आकृति मैंने यहाँ पे प लिखा और प से पहले ये मैंने यहाँ पे अर्ध विसर्ग लगाया, तो ये जो आकृति है ये क्या कहलाता है? यानी कि प से पहले जो अर्ध विसर्ग है वो क्या कहलाता है? अपने पास ऑप्शन है जिहामूलीय, उपदमानीय, यम या फिर अनुस्वार। तो इसका सही ऑप्शन होगा अपने ब, उपदमानीय। जो प से पहले अर्ध विसर्ग है वो कहलाता है उपदमानीय। प्रश्न नंबर 30, उदित वर्णों की संख्या कितनी है? उदित वर्णों की संख्या कितनी है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो उदित वर्ण है, इन्हीं वर्णों को अपने वो क्या बोलते हैं उसको, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और इन्हीं उदित वर्णों को स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछिए इनकी संख्या कि भाई यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या हो जाएगी अपने 25, यानी कि क से लेकर के म तक जो कुल अपने वर्ण है 25, ये 25 वर्ण है, इन्हीं वर्णों को हम स्पर्श वर्ण भी बोलते हैं, उदित वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 31। तो माहेश्वरी सूत्रों में स्वर संबंधी सूत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा अपने 4, यानी कि जो माहेश्वर सूत्र है उसमें जो शुरू के 4 सूत्र हैं, ए ई उण रील रिक ए ओंग ए ओ च, जिसको हम अच प्रत्याहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच प्रत्याहार, जिसको हम अच प्रत्याहार बोलते हैं। ये ऐसे लेकर के च तक जो 4 सूत्र हैं अपने, वो अपने स्वर विधायक सूत्र हैं, यानी कि स्वर से संबंधित सूत्र हैं। और जो अंतिम में 10, जो अपने अंतिम 10 सूत्र हैं वो हैं व्यंजन विधायक। कुल 14 सूत्र हैं, शुरू के 4 तो अच विधायक यानी कि स्वर विधायक, और अंतिम जो 10 है वो है व्यंजन विधायक। अब है प्रश्न नंबर 32। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। जो अपने संस्कृत वर्णमाला है इसमें स्वरों की संख्या कितनी है? अपने पास ऑप्शन है 9, 12 है, 14 है या फिर 16 है। तो इसका सही जवाब होगा
9, यानी कि अच प्रत्याहार है, इसमें 9 ही स्वरों की गणना की गई है। ए ई उ, री री, ए ऐ, ओ औ, और ये जो है अपने 9 स्वर हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। अगला प्रश्न है कि संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो संस्कृत में तो अपने जो वर्णमाला है उसमें व्यंजनों की संख्या है 33। कितने वर्ण हैं? 33 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, यानी कि कुल स्वर और व्यंजन मिलाकर के कुल कितने वर्ण होते हैं। तो कुल अपने 42 वर्ण हैं। 9 तो हो गए अपने स्वर और 33 हो गए व्यंजन, दोनों मिलाकर के हो गए 42। तो अपना सही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2016 के अंदर जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि भाई पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं। तो इसका सही जवाब होगा 63 या 64। अब वो कौन कौन से वर्ण हैं उनके बारे में आगे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको स्पष्ट रूप से बता दूंगा कि भाई कौन कौन से 63 या 64 वर्ण पाणिनीय शिक्षा में माने गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने 63 या 64 वर्ण। अगला है प्रश्न नंबर 36। ऊष्म वर्णों में नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिनकी गणना ऊष्म वर्णों में नहीं की गई है। अपने पास विकल्प है श, श, श और र। देखो ये वाला जो स है ये तो है अपने तालव्य स, और ये वाला जो स है ये अपने दंत्य स, और ये वाला जो स है वो अपने मूर्धन्य स। तो ये जो तीनों स है इसकी गणना अपने ऊष्म वर्ण में की गई है, प्लस है ये जो 4 वर्ण हैं इनकी गणना तो अपने ऊष्म वर्णों में की गई है, और जो जिसकी गणना नहीं की गई है वो है अपने ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, यानी कि द। जो र है इसकी गणना ऊष्म वर्णों में नहीं की गई है। ये जो र है अपने अंतःस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37, यानी कि अंतःस्थ वर्ण में नहीं है। अंतःस्थ वर्ण में कौन सा वर्ण है जिसकी गणना नहीं की गई है। तो यह, वह, र और एक में बता दो आपको ल। ये जो 4 वर्ण हैं इन 4 वर्णों की गणना अपने अंतःस्थ वर्ण में की गई है, और यहाँ पे पूछा कि नहीं की गई है तो अपना एक ही बचा है जो है वर्ण है, इसकी गणना अंतःस्थ वर्ण में नहीं की गई है। तो अगला प्रश्न है 38। स्पर्श वर्णों की संख्या है। स्पर्श वर्णों की संख्या है जो मैंने बताई थी आपको कितनी है, 25 है। यह वर्ण स्पर्श वर्ण भी कहलाते हैं, उदित वर्ण भी कहते हैं, और इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 39। ज्ञ वर्ण में संयोजन हुआ है, यानी कि ये जो अपना ज्ञ वर्ण है ये किस किस से मिलकर बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, ज, यानी कि हलंत ज प्लस ये, इन दो से मिलकर के अपना बनता है ज। कई लोग इसको गे भी बोलते हैं जो कि गलत है। गे इसका उच्चारण नहीं होता है, इसका उच्चारण होता है ज, ज। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40। किस माहेश्वरी सूत्र में आकार की भी संज्ञा हुई है। किस माहेश्वरी सूत्र में आकार की भी संज्ञा हुई है। तो वे अपने आ जाएगा ऑप्शन में ब, यानी कि लैण है। ये जो सूत्र है इस सूत्र में जो आकार है उस आकार की भी इत संज्ञा हुई है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41, यानी कि अर्धविसर्ग और क, यहाँ पे रिक्त स्थान है, यानी कैसे पूर्व विद्यमान है। कैसे जो पूर्व है वो क्या है, ये पूछा आपने। यहाँ पे ये आकृति दी गई है और ये पूछा है कि भाई ये जो है ये क्या है। तो आपको बताना है ये क्या है, जीहा मूल्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा अपने द, जीहा मूल्य। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42।
सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या है, सामान्यतः जो अपने प्रत्याहार है उन प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने 44। सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या 44 ही मानी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। बाल मनोरमा में कितने प्रत्याहार गिनाए हैं? बाल मनोरमा में गिनाए गए हैं 44 प्रत्याहार, और वैसे प्रत्याहारों की संख्या भी 44 ही होती है। आगे है प्रश्न नंबर 44 कि सर्वाधिक प्रत्याहार किस इत्संज्ञक वर्ण से बने हैं? यानी कि प्रत्याहारों की संख्या पूछी है कि भाई सर्वाधिक प्रत्याहार जो है वो किन वर्ण इत्संज्ञक वर्णों से बनी है। तो इसमें हो जाएगा अपने द, यानी कि स और ल, ये जो दो वर्ण हैं इन दो वर्णों से सर्वाधिक प्रत्याहारों की गणना होती है। आगे है आगे है प्रश्न नंबर 45। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। अण प्रत्याहार में पर अण का ग्रहण कब होता है? यानी कि जो अपना अण प्रत्याहार है इसमें अण का ग्रहण कब होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि आदिरंतेन सहिता, आदिरंतेन सहिता। ये जो द ऑप्शन है ये अपना करेक्ट होगा। आगे है प्रश्न नंबर 47। इन प्रत्याहार में णकार ग्रहण होगा, अपना इन प्रत्याहार है इसमें णकार ग्रहण होगा, कहाँ तक होगा? लर्ण से। ये जो लर्ण सूत्र है इस से अपना जो इन है इसमें णकार का ग्रहण होगा। प्रश्न नंबर 48। छः का उच्चारण स्थान होगा, छह वर्ण है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ से, तालु से, कंठ तालु या फिर कंठोष्ठ। तो इसका सही जवाब होगा तालु से, यानी कि इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु। यानी कि ये जो सूत्र है इसमें ई दे रखा है, ऋस्व ई और दीर्घ ई। चू का मतलब है पूरा का पूरा च वर्ग, और ये श, ये जो वर्ण है यानी कि ऋस्व ई दीर्घ ई पूरा का पूरा च वर्ग ये और स, ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान है तालु, इचु यसानाम तालु सूत्र के द्वारा। और कुल जो उच्चारण स्थान होते हैं अपने वो होते हैं 7, कुल 7 उच्चारण स्थान होते हैं। आगे हैं प्रश्न नंबर 49। वकार का उच्चारण स्थान है व, यानी कि ये जो व है इसका उच्चारण स्थान क्या है, यानी ये कहाँ से उच्चरित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्टम, इसके द्वारा व जो है इसका उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ। आगे है अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। ऋणाकार का उच्चारण स्थान है, जो ऋणाकार है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका होगा मूर्धा और नासिका। ये जो अपने स है ये स सही जवाब होगा, मूर्धा प्लस नासिका। दोस्तों कुल 10 ऐसे वर्ण हैं, कुल 10 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान 2-2 है। वो 10 वर्ण कौन कौन से हैं? एक तो है अपने प्रत्येक जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। उसके अलावा ए, ऐ, ओ, औ और व, यानी कि 5 तो ये हो गए, 1 2 3 4 और 5, 5 तो ये हो गए, और 5 अपने 5 वर्ग है, उन 5 वर्ग का पंचम वर्ण यानी 5वां वर्ण। ये जो कुल 10 वर्ण हैं, जो 10 वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान है अपना 2-2 है, यानी कि पंचम वर्ग जो है, पंचम वर्ण जो है उनका उच्चारण स्थान एक तो जो मूल स्थान है वो और प्लस नासिका, एक तो जो मूल स्थान है वो और एक नासिका। और एक का है अपने कंठ तालु, ओ औ का है कंठ और ओष्ठ, और व का है दंतोष्ठ। इस प्रकार से ये जो 10 वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान 2-2 है, यानी कि 2-2 उच्चारण स्थानों से ये उच्चरित होते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।